नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण एनएचडी। जैसे कि हम लोग बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर चल रहा था क्लास 10th की, ठीक है। हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी का आज जो पहला चैप्टर था क्लास 10th का चल रहा था, ठीक है। क्लास 10th का हम लोग है जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जो स्टार्ट कर चुके थे, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का जितना भी जो ऑब्जेक्टिव हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कि लाएं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 है जो कुछ कर दिए हैं, बना चुके हैं, ठीक है। अगर कोई नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देखिएगा, ताकि एक से देखिएगा तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो पार्ट 1 हम बना चुके हैं, पार्ट 2 आज लाए हैं। पार्ट 2 में आज 70 क्वेश्चन है। पार्ट 1 में भी कितना क्वेश्चन था? 70 क्वेश्चन। और आज ये 70 क्वेश्चन जब खत्म कर देंगे तो बाबू जैव प्रक्रम है जो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लाएंगे हिंदी का। इसके बाद हिंदी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज चैप्टर लाएंगे। ग्रामर का कहिएगा तो ग्रामर का लाएंगे, लेकिन पहले किताब वाला खत्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि ग्रामर पीछे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा याद रहता है। अभी किताब वाला कहानी की तरह याद रह जाता है, तो कहानी वाला है जो क्या करेंगे अभी बता देंगे। फिर जब एक चैप्टर हिंदी खत्म होगा तो अगला चैप्टर लाएंगे राजनीतिक के, फिर इकोनॉमिक्स का, ऐसे करके लाएंगे। हाँ, तो ये आएगा शाम 4 बजे वीडियो। और जो शाम 4 बजे, ये शाम 4 बजे वीडियो आएगा। और जो क्लास 12th है, क्लास 12th का भी हर वीडियो आएगा, यानी क्लास 12th का भी बायोलॉजी का आएगा और हिंदी का आएगा, ठीक है। बायोलॉजी और हिंदी का आएगा, ये आएगी आपकी 8 से 9 बजे के बीच में, ठीक है। सुबह 8 से 9 बजे के बीच में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइमिंग हवाए हुए। चलिए, तो कहते हैं कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है, मतलब पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है? क्या गोंद उत्सर्जित पदार्थ है? गोंद। गोंद कहाँ से निकलता है बाबू? तो तुम लोग मुनगा का पेड़ देखा होगा जिसमें मुनगा फड़ता है, तो उसमें गोंद मिलता है, लसा के जो गोंद कहा जाता है। टेनिन, टेनिन होता है, देखो टैनिन जानता है, यानी बार, बार जानता है? बार, बार नहीं, कुछ इसको बोलते हैं, अरे जिस अकमन, अकमन बोलते हैं, उसको देखा होगा, उसको से टैनिन निकलता है, ठीक है। रेजिन की बात किया जाए तो रेजिन, चीड़, चीड़ देखिए है, चीड़, चीड़ जो आप लोग देखे होंगे चिड़चिड़ी का, वो होगा। तो इसीलिए इससे निकलता है, यानी रेजिन निकलता है चिड़चिड़ी से, टैनिन निकलता है अकमन से, और गोंद निकलता है यानी आपका मुनगा का पेड़ से। इसीलिए इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा बाबू? डी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है? तुम लोग जब जानता होगा कि बाबू कि ये अमाशय था, ठीक है, ये अमाशय था, और यहाँ कुछ HCl भी था और एक जठर ग्रंथि भी था, ठीक है। अब जठर ग्रंथि से हम बताए होंगे, जब पढ़ा होगा, लेकिन जो कि जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? तो जठर रस निकलता है। लेकिन यहाँ पूछा कुछ गया कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है? कौन सी कोशिका की बात किया गया कि कौन सा कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है? तो वो करता है कौन सा बाबू? कोशिका भित्ति करता है, ठीक है। कौन करता है? कोशिका भित्ति करता है। कोई दिक्कत? अगला अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट, हिल जा रहा बहुत जल्दी, नहीं लगा, ठीक है। आगे कहता है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन किस रस की भूमिका का कारण होता है? यानी देखो, तुम लोग जानता होगा कि छोटी आंत में भोजन है जो पूरी तरह से पचता है ना। छोटी आंत में भोजन कुछ होती है पूरी तरह से पच जाता है, छोटी आंत के बाद भोजन कहीं नहीं पचता है। इसीलिए पूछा जाता है कि बताओ कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव सोल्व हुआ कि ना हुआ? कहेगा कि भोजन का पूर्ण पाचन किसके कारण होता है या कहाँ होता है? तो वो होती है छोटी आंत में। तो भोजन की पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है, इसके बाद भोजन नहीं पचता। तो चलो एक ऑब्जेक्टिव और लो, बड़ी आंत में भोजन की पाचन नहीं होती है, तो कौन सी होती है? तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। कौन सी होती है?
जल का अवशोषण होता है। चलो जब छोटी आंत की बातें आ गया तो छोटी आंत से एक और क्वेश्चन लो हम लोग, है ना, सोच लेंगे। जैसे छोटी आंत में, कि छोटी आंत में जो भोजन पचता है इसमें वसा का पाचन होता है। किसकी पाचन होता है? वसा का। ये भी बात याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया कि छोटी आंत में किसकी पाचन? वसा का। अच्छा, प्रोटीन की पाचन कहाँ बाबू? प्रोटीन की पाचन आमाशय में। कहाँ पाचन होता है? आमाशय में प्रोटीन की पाचन होता है बाबुआ, ठीक है। किसकी पाचन? प्रोटीन की पाचन। किसकी? प्रोटीन की पाचन होती है, ठीक है। अच्छा, अगर बात किया जाए कि मुख में, मुख की अगर बात किया जाए तो मुख के बारे में जानिए कि जो मुख है, मुख में किसकी पाचन होती है? तो मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये बात को याद रखना, ठीक है। किसकी पाचन होती है? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में। एक बात और याद रखो, यानी जो कार्बोहाइड्रेट से ही, मुख में ही कुछ होती है जो कार्बोहाइड्रेट तो पाई जाते हैं, पाचन होता ही होता है। और पाचन का प्रारंभ अगर कहीं पूछा जाए, प्रारंभ यानी शुरू, कि प्रारंभ कहाँ से होती है, तो प्रारंभ भी होती है आपका मुख गुहा से। भोजन पचना शुरू होता है मुख गुहा से। चलिए तो देख लिया यहाँ से कि ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव इधर, 4 5, हम लोग एक क्वेश्चन से 5 6 ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। अगर इतना बढ़िया से देखेगा तो सोच लो कि खाली नाम है 70 ऑब्जेक्टिव, हम लोग सोल्व कर देंगे 100 से पार, ठीक है। हाँ, तो इसके आंसर को जो है बाबू कह रहा है कि छोटी आंत में भोजन का जो पाचन होता है, ठीक है, छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है वो किस रस के द्वारा होता है? रस ध्यान देना है, किस रस के द्वारा होता है? तो वो होती है यानी आंत रस होती है। आंत यानी देखो, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, तो आंत में तो आंत रस ही स्रावित होगा। इसीलिए ये भी लॉजिक समझ आया, इसमें आंत रस के द्वारा क्या होती है? भोजन की पाचन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा बाबू कि वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों का ग्रहण करता और उसका उपयोग करता। जैसे समझ लो कि ये एक जीव है, ये भोजन को खा रहा, ठीक है, उसको ग्रहण किया और इसका उपयोग किया। जैसे मान लो कि हम रोटी खाएं तो रोटी का कुछ ऊर्जा था, कुछ प्रोटीन था, कुछ वसा था, उसका तो उपयोग करवे करेंगे कोजी के लिए, अपने वृद्धि एवं जनन करने के लिए। सही बात है, कोई भी अपना बढ़ाने के लिए अपने शरीर को बढ़ाएगा, फैलाएगा, पूरा बढ़िया ताकत करेगा। तो यानी उसको क्या कहते हैं? सीधे यहाँ ऐसे पूछ ले जाए कि बताओ कि जब कोई जीव भोजन ग्रहण करता है उससे ऊर्जा मिलता है, तो वो उस ऊर्जा है, तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को हम लोग कहते हैं बाबू पोषण, ठीक है। उस विधि को कुछ कहते हैं पोषण। देखो अंत ग्रहण क्या है? तो अंत ग्रहण यानी भोजन को शरीर के अंदर करना अंत ग्रहण है ना। अंत ग्रहण का मतलब कि भोजन को शरीर के अंदर करना अंत ग्रहण। पर पोषण हम उसको कहेंगे जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा। पोषण जिसमें जीव भोजन ग्रहण करेगा और उसे ऊर्जा प्राप्त होगा, तो उसी को कुछ कहेंगे बाबुआ। और वह ऊर्जा का उपयोग कहाँ करेगा? वृद्धि में और जनन के लिए और विभिन्न कार्यों के लिए करता है। अच्छा, स्वपोषण मतलब कि जो अपना भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर रहता है। चारों ऑप्शन सोल्व कर दिए, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है कि आमाशय में भोजन गाढ़े लेई के तरह। एक मिनट रुक जाओ, पता नहीं चल रहा है, एक मिनट। हाँ, आमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के रूप में को क्या कहते हैं? यानी आमाशय में जब भोजन जाके गाढ़ा हो जाता है ना, यानी इसको मतलब ऐसे ही डायरेक्ट पूछना चाहते हैं छोटे कि जब बताओ कि जब भोजन आमाशय में पूरी तरह से पचता है तो उसको कौची कहते हैं? हाँ, तो उसको कहते हैं बाबू काइम कहा जाता है। कौची कहा जाता है? काइम। लेकिन एक तरह से एक ऑब्जेक्टिव और सोल्व करो, तो जब छोटी आंत में जब भोजन जो पचता है उसको कहते हैं चॉइल। कुछ कहते हैं चॉइल। कोई दिक्कत? उसको क्या कहते हैं? चॉइल कहते हैं, ठीक है। पित्त जानवे करता होगा और सकस एंटेरिस्कस क्या होता है ये जानवे करता है, ठीक है। आगे जो समाज में ना आए वो कमेंट में पूछा कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है? एक बात और तुम लोग समझना,
एक बात सुनना, तुम लोग वीडियो तो देखता है लेकिन फुल वॉच नहीं करता। फुल वीडियो देखो तब ना भाई पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। 2-4 को क्वेश्चन देख लिया कि है अरे छोड़ना नहीं, कोई क्वेश्चन हल्का नहीं होता, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। बिहार बोर्ड ज़्यादा हार्ड नहीं देता, यही के अंदर से थोड़ा सा उठा के दे दिया, बस हो गया। तो तुम लोग है सोच लिया कि अरे हल्का है छोड़ना, कुछ पढ़िए नहीं, वीडियो कम से कम फुल देखा कीजिए। अरे ठीक है, ई क्वेश्चन हल्का है मान लेते हैं, लेकिन जो हम बाबू बीचे बीचे में जो ऑप्शन सोल्व करते हैं, बीचे बीचे वाली बातों को हम बताते हैं, ये तो हम बताते हैं ना छोटे। तो तुम लोग फुल वीडियो देखता ही है नहीं है, और है जो तुम लोग अच्छे करता है पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है। कहता है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण होता है, यानी अमीबा अपना भोजन का ग्रहण किसके द्वारा करता है बाबू, तो वो करता है कुटपाद के द्वारा। अच्छा, परिवहन क्या है, परिवहन तो मान लीजिए समझो कि भोजन को एक स्थान से दूसरा स्थान, मतलब एक व्यक्ति यहाँ है और यहाँ चला गया, यानी यहाँ से यहाँ चला गया तो ये हो गया परिवहन, मानो कोई चीज लेके चला। अच्छा, भोजन राजधानी क्या है, तो भोजन राजधानी के माध्यम से अमीबा शरीर में भोजन को पचाता है। केंद्रक क्या है, केंद्रक के जो अमीबा को तोड़ने में मदद करती है। अगला, सबसे पहले अमीबा में केंद्रक के विभाजन होता है बाबू। अगर अमीबा अपने शरीर को जन्म देगा था, कहता मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है, ये अभी सोल्व किए कि ना, याद करो कर पिछल का ऑब्जेक्टिव बा कि बाबू देख अगर पूछे जाएगा तो हम कहें ना कि पेशेंस रखो, एक एक क्वेश्चन बताएंगे, एकदम ध्यान से खाली सुनते जाइएगा। तो कह रहा है कि भोजन का पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, मतलब पचना शुरू कहाँ से होता है, तो मुख गुहा से। अभी तो बताएं ग्रास नली का, हाँ एक बात और याद रखना ग्रास नली के बारे में, ग्रास नली में किसी भी प्रकार से कोई पाचन नहीं होता है बाबू। ग्रास नली में किसी भी प्रकार से कोई पाचन नहीं होती है। इसके साथ ई खाली मुख गुहा को और अमाशय को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, अमाशय को जोड़ने का कुछ करते हैं, काम करते हैं। अमाशय के बारे में जब सब्जेक्टिव चलना तब पूछना, और छोटे हाथ के बारे में जब सब्जेक्टिव चलना तब पूछना। ऐसा जानता है कि अमाशय में प्रोटीन की पाचन होती है, ठीक है, प्रोटीन की पाचन होती है। यहीं HCl अम्ल स्रावित होता है जो 2 काम करता है। एक काम तो कीटाणुओं को मारने का काम है, और दूसरा काम है भोजन को पाचन करने का काम, ठीक है। भोजन को मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम, सरल टुकड़ों में, और दूसरा काम है कीटाणुओं को मारने का काम, ठीक है। यहाँ जब भोजन पचता है उसको कुछ कहते हैं, काइल कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, काइल कहा जाता है। अच्छा, छोटी आंत के बारे में बाबू, तो छोटी आंत में बाबू आंतरस स्रावित होती है। कौन सा रस, आंतरस स्रावित होती है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। यही भोजन है जो पूर्ण से पाचन होता है, मतलब एक बाद अब भोजन कहीं पाचन नहीं होगा। जब यहाँ पूर्ण रूप से भोजन पाचन हो जाता है उसको कहते हैं चाइल, कुछ कहते हैं, चाइल कहते हैं। कोई दिक्कत, देखो एक ऑब्जेक्टिव 2 3, एक ऑप्शन से हम 3 ऑब्जेक्टिव सोल्व किए, फिर यहाँ 4 ऑब्जेक्टिव सोल्व किए, यहाँ 1-2 ऑब्जेक्टिव सोल्व किए। यहाँ तो मुख्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वहाँ भी सोचो कि एक क्वेश्चन से हम 10 ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं, तो लोग फुल वीडियो नहीं देखता है। अगला क्वेश्चन देखो, अब ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे तो बाबू तो आते ही तो लगभग करें, ऑप्शन सोल्व करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। अब तुम लोग टाइम नहीं देना चाहेगा तो हम कुछ ही कर सकते हैं, हम तो पढ़ा ही सकते हैं, अपना तो बेस्ट देंगे। कोई भी टीचर आप एक टीचर की कर्तव्य होता है अपना अति से कर्तव्य से पीछे नहीं हटना। बाकी बच्चों को क्या कर्तव्य होता है, पढ़ना। बच्चा कितना मेहनत से पढ़ रहा है वो अपना समझे, ठीक है, लेकिन टीचर का कर्तव्य होता है कि अपने आप को बेस्ट देना, है ना। हर टीचर चाहता है कि हम बेस्ट दें। कोई भी टीचर से उठा कर पूछना कि क्या सर आपको लगता है कि हमको खाली लेकिन पैसा दे दिया बाकी लेकिन पढ़े या ना पढ़े, नहीं। हर टीचर को लगता है कि हम अपने आप को कोच करें, जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके हम दें, बहुत हद तक कोशिश करता। हम नहीं चाह रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया से पढ़ाएं और बढ़िया से पढ़ा के क्या करें, हम बच्चों को मेहनती बनाएं, लेकिन नहीं, तुम लोग का मतलब है, छोड़ो। चलो अगला, कहता बच्चा के पाचन में सहायक होता है। बच्चा ना बाबू, बसा पहले ही बताओ, अब की बताए हैं कि बसा का पाचन कहाँ होता है, बताए ना, बसा का पाचन कहाँ होता है, ये बताओ तो हमको। तो बसा का पाचन तो छोटी आंत में बताए थे, कहाँ बताए थे, छोटी आंत में। बसा का पाचन कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। चलो बहुत बढ़िया बात, छोटी आंत में ये भी बताए थे कि आंतरस स्रावित होता है, चलो ये बता दे चुके। तो बताओ कि बसा का जो पाचन होता है बबुआ, है ना, बसा का
पाचन में सहायक होता है उसको कुछ कहते हैं, ये बताओ। तो वसा का पाचन में जो सहायक होता है उसको हम लोग कुछ बोलते हैं बाबू, लाइपेज बोलते हैं। यानी लाइपेज है जो वसा को पचाता है। ठीक है, अगला है कि रैक्षी कोशिका पाई जाती है। मतलब कि रैक्षी कोशिका तो ऐसे समझना बाबू कि पेड़ पौधा में पाई जाती है, लेकिन ये बात है कि पेड़ पौधा के कौन सा भाग में पाया जाता है, ये पूछा गया था ना, ये नहीं ना दिया गया था कि रैक्षी कोशिका किस में है। तो पेड़ पौधा के पत्तियों वाली भाग में है जो रैक्षी कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, ये तो सब जानता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के है जो 0.003% होती है। ये तो रटले है, ये वाला आएगा भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शायद क्वेश्चन तो दोहरा नहीं रहा, नहीं ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अंगक पूछा गया था बाबा, इसके पिछला वीडियो में अंग पूछा गया था कंफ्यूजन ना होना। अंग और अंगक, सॉरी एक मिनट, एक होती है अंग, ठीक है, और दूसरी होती है अंगक, है ना, कुछ होती है अंगक होती है। तो इसको में और इसको में अंतर है। अब थोड़ा सा बेसिक अंतर क्या है बाबू, अब देखो, अब यहाँ है कि ये अंग हो गया, अंग मतलब कि पेड़ पौधा के कोई एक भाग हो गया जिसको कहते हैं अंग, और जो अंग का एक थोड़ा सा भाग हो जाता है उसको कहते हैं अंगक। ठीक है, तो देखो, तो अंगक की बात किया जाए तो अंगक कौन हो जाएगा, हरित लावक, क्योंकि देखो हरित लावक पत्तियों में होती है। अब पत्तियां जो पेड़ पौधा की कुछ है भाग है, कोई दिक्कत, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबुआ, बी। यानी अंगक और अंग में अंतर पता चल गया होगा। हमको नहीं लगता होगा कि कोई टीचर अंगक और अंग में तुमको कोई बताया होगा अंतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसलिए कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, फुल वॉच किया कीजिए। फुल वॉच नहीं करते आप लोग। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैसों का ग्रहण किया जाता है। अच्छा, जब श्वसन करते हैं हम लोग, सांस लेते हैं, तो सांस लेने में कौन सा गैस को हम लोग कुछ करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये तो कौन नहीं जान रहा कि ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं। अच्छा, तो वायुमंडल में बहुत सारे गैसें हैं, तो वायुमंडल में बहुत सारे गैस है, तो वायुमंडल में बहुत सारे गैसों को ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से तो हम लोग ऑक्सीजन है ना पर्पस है बाबू। बाकी अगर हाँ इनमें से सभी रहता तो सभी बाकी अंदर जाके फिल्टर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर अगला कुछ कह रहा था बाबा कि क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं, क्लोरोफिल जो अणु है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बाबू प्रकाश संश्लेषी इकाई, ना कि प्रकाश संश्लेषी अंग, ना प्रकाश संश्लेषी अंगक, और ना इनमें से कोई नहीं। इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई। वो एक इकाई है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक क्या है, इकाई है जो पेड़ पौधा में होती है, इसके बिना जो संभव है ये नहीं है ना। कहते हैं कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है, यही पूछा गया। हाँ, कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है जो कहाँ पाई जाती है, तो ये अग्नाशय रस के द्वारा। जब तुम देखा होगा कि ये हमारे अमाशय हैं, ठीक है, ये हमारे अमाशय हैं, तो यहाँ से तो कुछ था बाबू, यकृत था, पित्त था, यहाँ से आके मिल रहा था, तो ये एगो ऐसे होती है, इसको कहते हैं अग्नाशय। और अग्नाशय रस क्या है, जो अग्नाशय रस से, अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलता है, अग्नाशय रस में ही ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होती है। ठीक है, ट्रिप्सिन नामक कुछ होती है, एंजाइम होती है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा बाबू, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा है 85 नंबर कि आज हम लोग फर्स्ट चलते हैं ना, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, लेकिन अगर कोई जीव अगर स्वयं पोषण है, अपने स्वयं भोजन बनाना चाहेगा, तो क्या हरित लवक की जरूरत है, यस। क्या सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, जी। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जरूरत है, जी। तो इनमें से सभी की जरूरत है, तो जी सर, तो इसलिए डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन नामक एंजाइम, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदलता है।
अच्छा, पेप्सिन जो एंजाइम है भोजन को किस रूप कोची में बदल देता है, तो वो बदलता है पेप्टोन में। कोची में बदल देता है बाबू, पेप्टोन में। ये ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। इतना बिहार बोर्ड अभी लेवल नहीं चढ़ाया, अगर लेवल चढ़ाएगा तो आ सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, ये अभी से लिख लो, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन। अगला कि सर कुछ कह रहा कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य को मुख्य गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां नहीं है। अब बताओ कि मनुष्य में हम 3 जोड़ी लार ग्रंथियां बताए थे, पैरोटिड बताए थे, सबमैंडिबुलर बताए थे, सबलिंगुअल बताए थे। एक यहाँ पूछा गया कि कौन नहीं पाया जाता, तो वह जो बूंद वर्ष नहीं पाया जाता, यानी ऑप्शन नंबर सी। बाकी सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्रंथियां जो कुछ होती है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि निःश्वासन द्वारा निकली निःश्वासन में कितनी वायु में कितना प्रतिशत बढ़ जाता, तो प्रतिशत बढ़ जाता ऑप्शन ही इस रूप में, इस क्वेश्चन गलत है बाबू। चलिए आगे करिए। तथा श्वसन की प्रक्रिया खाद्य पदार्थों को होता है विघटन, परिवर्तन, संश्लेषण या दहन। कुछ होता है बताओ, ऑप्शन में बताओ। कुछ होता है तो वो विघटन होते हैं, कुछ होती है विघटन होते हैं, यानी खत्म होता है ना। अगला 90 नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा कि मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन है, तो मनुष्य में श्वसन वर्णक तो हीमोग्लोबिन है कि ना है। मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन है, हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसी द्वारा श्वसन है जो आने उन्हें आते जाते रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है बाबू कि दही को जमने में कौन सी क्रिया सहायक है। अच्छा, दही को जमने में तो किण्वन काम करता है छोटे, ठीक है। दही को जमाने में कौन काम करता है, किण्वन काम करता है। अगला देखो सर अभी ऑप्शन सोल्व नहीं कर रहे क्योंकि 22 मिनट ऑलरेडी हो गया, अभी क्वेश्चन है 140 तक हमको पहुंचना है ना। कीटाणुओं में प्रमुख श्वसन अंग है। अच्छा, कीटाणु जो श्वसन की क्रिया करती है यानी सांस लेते हैं, वो ट्रैकिया के माध्यम से लेता है। क्या मनुष्य ट्रैकिया के माध्यम से सांस ले सकता है या नहीं, हाँ या ना में जवाब, यानी यस कमेंट में यस या नो लिख के जवाब देना है। यस या कुछ बाबू नो, कि क्या मनुष्य ट्रैकिया से सांस ले सकता है। अगला गिल्स से मछली लेता है, लो इतना सोल्व कर देते हैं ताकि हो जाए, जल्दी के चक्कर में थोड़ी ना बर्बाद कर देंगे लेकिन को। गिल्स मछली लेता है, फेफड़ा मनुष्य लेता है बाबू, ठीक है, मनुष्य लेता है। गिल्स कोष्ठ उसी मछली को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 कुछ कहा था बाबू कि निम्नलिखित में कौन यौगिक कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। कहता है कि कौन सा रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है, तो सार्वजनिक वाहक में आपका यह आ जाएगा कौन सा बाबू है, एटीपी। एटीपी है जो ऊर्जा को आदान प्रदान करता है। एडीपी हो जाता है जो पेड़ पौधा में एनएडी और एफएडी कुछ नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है क्या कहलाता है। कहता है कि श्वसन का वह चरण, हाँ श्वसन के बारे में पूछा, श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है। जैसे कहने का मतलब है कि ये ग्लूकोज है C6H12O6, बाबू ग्लूकोज के फार्मूला भी पूछते रहता है और इसमें भी पूछ देगा कार्बनों की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या या ऑक्सीजन की संख्या। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन गायब है ना, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो कहता है कि तो ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन क्या कहलाता है, तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो वो अवायवीय ही ना कहलाएगा बाबू, क्या कहलाएगा, अवायवीय। चलो बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा कि कोशिका ईंधन कहा जाता है। हम बताओ कोशिका ईंधन किसे कहा जाता है, यानी कोशिका ईंधन कहने का मतलब कोशिका को ऊर्जा जो कोशिकाओं को जो मेन काम कोशिका के लिए वही कार्य करता है, तो वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज नहीं रहेगा
हमारा कोशिका में कुछ जान ही नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज नहीं है मतलब कोशिका में कोई जान नहीं बाबू, क्योंकि ग्लूकोज ही टूटता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है। जब तक ग्लूकोज नहीं टूटेगा कुछ मिल भी नहीं करेगा हम लोगों को, ये बात याद रखना। तो इसीलिए ग्लूकोज को कोशिका ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन में पूरी प्रक्रिया को इनसे अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है, मतलब अवायवीय जो श्वसन होते हैं उसका पूरा प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है बाबू, तो बताओ इसका संपन्न कहाँ होती है, कोशिका द्रव में। हाँ, लेकिन अगर यही वायवीय पूछता वायवीय को, तो वायवीय को माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना वायवीय की पूरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि अवायवीय को तो कोशिका द्रव में। तो इसके आंसर कुछ हो जाएगी, बी हो जाएगी। लेकिन अगर वायवीय पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया ही बताना है ना। अगला क्वेश्चन है, आगे पीछे हो गया टाइपिंग, कोई दिक्कत है, आगे पीछे इन्हें कह रहा है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या, ये तो हम बात कल ही बताए थे, कल वाला वीडियो में बताए थे कि एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। तो एटीपी में अगर फास्फेट की संख्या पूछे तो 3 होती है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है बाबू, 3। लेकिन अगर यही पूछता कि एडीपी में फास्फेट की संख्या, एडीपी में, तो एडीपी में फास्फेट की संख्या कितना हो जाती है, 2 हो जाती। ठीक है, अगला कहता है कि रक्त किसके उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है, तो ये तो सब जानता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, या बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू, तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस सबको बताने की कोई तो जरूरत ही नहीं है। चलो हम लोग शतक मारने वाले हैं। मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी अंग क्या है, यानी मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो यूरिया। कुछ ही है, यूरिया है ना, यूरिया है जो है, कुछ करते हैं, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया नहीं, यूरिक अम्ल, यूरिया में से ही यूरिक अम्ल निकलता है, यानी इस ये राइट, सी इज राइट आंसर। हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं बाबू, शतक मार दे। इसीलिए तुम लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक भेजिए, ताकि देखो चैनल का भी ग्रो कब होता है, जब लोगों तक भेजा जाता है। क्योंकि थोड़ी ना सबको पता रहता है कि फलना चैनल बना है, सबका चैनल ऐसे ही बढ़ा है भाई। तुमको लगा होगा कि फलना हमको तरह ऐसे आ गया, तो जब चैनल उन्हें बड़ा हो जाता है तो फिर चैनल जो यूट्यूब होते हैं वो सब तरह भेजते हैं। तुम भी कभी कभी देखा होगा कि जिसको नहीं तुम देखता वो भी आ जाते हैं। कारण क्या, क्यों, यूट्यूब है जो भेजते रहता है कि हाँ इसको वीडियो देखो, तो इसको वीडियो देखो, अच्छा है इसको वीडियो देखो। क्योंकि जो वीडियो जितना अच्छा रहेगा वो उतने दूर फैलाया जाएगा। तो इसीलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम एक एक कॉमेंट का हम एक एक ऑप्शन को सोल्व करें। पूरा सबसे पहला बात तो कमी तुम लोग में ये है, पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, तुम लोग मत शेयर कीजिए लेकिन पूरा वीडियो देखा कीजिए। तुम लोग आधा वीडियो ही देखता है, कारण क्या है कि आधा क्वेश्चन सोल्व तुम लोग नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, किसके लिए, यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु, मतलब एक यूग्लिना एक जीव है, उसमें पदार्थ को हम लोग को परिवहन करना है, तो उसके लिए है जो कह रहा है कि कौन उत्तरदायी होती है। तो वो उत्तरदायी कौन होती है बाबू, तो आपको उत्तरदायी उसके लिए विसरण विधि, क्योंकि एक कोश के जीवों में ज्यादातर परिवहन विसरण विधि द्वारा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा छोटे कि रक्त लाल रंग, ठीक है, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। हाँ, किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण, तो हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन है जो एक प्रोटीन है बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जल संवाहक के लिए उत्तरदायी है, तो जाइलम। हम एक ट्रिक बताए थे कि जा से जल और जा से जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल, तो याद रखना, बाकी सोल्व हो जाए। फ्लोएम, तो फ्लोएम भोज पदार्थ को उत्तरदायी रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है कि फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, तो जिस प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन मिल जाए आपका बाबुआ
उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ बोलते हैं, शायद लिम्फ, शायद नहीं लिम्फ। यहाँ सीरम बोलते हैं क्या? नहीं, लिम्फ, हाँ लिम्फ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं लिम्फ। फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा में को कुछ बोलते हैं लिम्फ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव पदार्थ को क्या कहते हैं? रक्त में अगर हल्का पीला रंग का एक चिपचिपा पदार्थ मिला होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्लाज्मा। इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कह रहा था कि फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस विषम में खुलती है? अच्छा, फुफ्फुस शिरा की बात किया जा रहा है, तो देखो ऐसे होती है कुछ। पहले चित्र, ये लो, ये है तुम लोग का, ऐसा ही तो रहता है। ये लो, ये महाशिरा ने साया बाबुआ यहाँ से खुलता है, और ये है जो यहाँ से, ये है जो ये और यहाँ से आकर के यहाँ मिलता है ये वाला फेफड़ा। अब देखो यहाँ बात किया गया था फुफ्फुस शिरा के बारे में, तो इधर जो होती है, यानी ये तो शिरा हो गया, 1 मिनट चेंज करते हैं कलम, ये कौन हो गए? शिरा हो गए, ठीक है। ये कौन है? शिरा है। यहाँ से एक निकलती है जो नलियाँ, वो होती है धमनियाँ बाबू। कौन होती है? धमनी, ठीक है। अब जो धमनी होता है, 1 मिनट, एक वाइट पेज लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ हाँ, 1 मिनट। देखो मान लेते हैं कि ये क्या था, ये ऐसे ऐसे रहती है, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है। ये आया होने से रंग चेंज, ठीक है। फिर यहाँ से नली निकला रहता है, फिर यहाँ से फेफड़ा में जाकर मिलता है, फेफड़ा इसमें जाता है और इसमें से कुछ नलियाँ निकलती हैं। इसको कहते हैं धमनी बाबुआ, इसको कहते हैं शिरा। शिरा जानता है कि अशुद्ध रक्त, और धमनी है जबकि शुद्ध रक्त, ठीक है। लेकिन इसका विपरीत ये होता है छोटे, अगर ये शिरा है तो इसको कहेंगे फुफ्फुस धमनी, ठीक है। अगर ये शिरा है तो इसको कुछ कहेंगे फुफ्फुस धमनी कहेंगे, ये धमनी है तो इसको कहेंगे फुफ्फुस शिरा, कुछ कहेंगे फुफ्फुस शिरा कहेंगे। 1 मिनट, पूरा कट गया भाई। चलो तो इसकी डायरेक्ट आंसर बताते हैं, गड़बड़ा गया। तो कहता है कि उसका विश्व कहाँ खुलता है, तो जो ई वाला शिरा जा रहा था वो कहाँ जा रहा था? आलिंद में जा रहा था। अब देखना आलिंद कौन कौन सा है, यही हमको देखना है। आलिंद कौन कौन है, तो आलिंद ये है, आलिंद ये है, बाकी निलय वाला तो सब वीडियो अति खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो बिना अति के सोल्व तो तुम लोग को होगा ही नहीं ना। ये है, यहाँ से फेफड़वा में से निकल रहा था बाबू, ऐसे है ना। यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा था? एयर में जा रहा था, तो ऊपर वाला कुछ होती है आलिंद होती है, ऊपर वाला दोनों आलिंद और नीचे वाला दोनों निलय, ठीक है। ऊपर वाला दोनों आलिंद और नीचे वाला दोनों निलय होती है। अच्छा, तो अब कह रहा था कोची कि जो फुफ्फुस शिरा है, अब इन्हें वाला तो शिरा था, ठीक है। तो फुफ्फुस शिरा कहाँ जा रहा था? तो जा रहा था तो आलिंदे में, इसलिए निर्णय वाला तो वीडियो होगा नहीं, अति होगा नहीं, और ये वाला निलय वाला होगा नहीं। बाकी बच गया आलिंद और ये कालिंद। अब बात है कि दायां लिंद में या बायां लिंद में, तो इधर दायां होता है या बायां होता है, ये बताओ कौन सा होता है, दायां कि बायां? इधर तो बायां, इधर दायां है, इसीलिए कुछ में जाएगा बाबू बायां अलिंद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जल्दी उन्हें फास्ट खींच रहा है। कहता है कि कौन सी रक्त कनिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है? मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र कौन करता है बाबू? तो ल्यूकोसाइट करता है। कौन? ल्यूकोसाइट इज राइट आंसर, ठीक है। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने के लिए? रक्त दाब मतलब बीपी होता है बाबू, रक्त दाब का मतलब बीपी, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किसको उपयोग किया जाता है? तो कौन नहीं जानता है, बताओ रे छोटे, कि स्फिगोमाइनोमीटर से हम लोग मापते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, अब बीपी के मान तुम लोग कमेंट में बताओ तो देखते हैं कि इसमें कितना दाम है।
कहता है कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं। देखो, यानी ये हृदय था, ठीक है, ये हृदय था ना, और इसमें से पूरे शरीर में जो रक्त ले जाता है उसको कोशिका कह रहे थे, तो धमनियां कह रहे थे। इज राइट आंसर, ठीक है, ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कि उत्तक कोशिका के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। यानी WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं उत्तक द्रव। इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अच्छा 110 दो को पड़ गया बाबू, कोई बात नहीं है। कहता है कि इसको 111 फिर सब गड़बड़ा जाएगा ना, तो कोई बात ना, हम लोग को पढ़ने से मतलब है। मनुष्य में लाल रक्त कोशिका अनुपस्थित होता है। हाँ, लाल रक्त कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है बाबू, तो लाल रक्त कोशिका में कभी केंद्रक नहीं पाया जाता, याद रखना। लाल रक्त कोशिका में कभी केंद्रक नहीं पाया जाता, बाकी वसा, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन सब पाया जाता है, लेकिन केंद्रक नहीं पाया जाता, यही अनुपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वे पेड़ पौधे जिसका पोषण सड़ी गली चीजों पर निर्भर रहता है, यानी आश्रित रहता है, उससे कुछ कहता है। तो जो सड़ा गला मरा हुआ चीजों पर रहता है वो मृतजीवी होती है। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। इज राइट आंसर डी, ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए। तो शायद 2 बार हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी दोहरा गया क्वेश्चन, देखो सब दोहरा रहा। यानी प्रकाश से अंगक कौन है, हरित लवक, वायुमंडल में और कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या तो 0.0 नहीं सॉरी बी इज राइट आंसर। इसकी भी हो जाएगी 0.03%। अगला क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन दोहरा रहा है थोड़ा। अगला, हाँ ये भी दोहरा दिया। क्या भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाथ के माध्यम से। अच्छा देखते हैं कहाँ तक है। अच्छा ये नहीं है दोहरावा हुआ, अब नहीं है, वो 2-4 क्वेश्चन पता नहीं डला के हो गया था। कहता इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है। एक मिनट, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासिनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो किस छिद्र के द्वारा पूछा गया बाबू, तो ये हो जाएगी निगल द्वार के द्वारा। किसके द्वारा, निगल द्वार के द्वारा है जो जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी भाग है शुरू में बताए थे कि छोटी आंत की भाग है। जैसे यहाँ से अमाशय है, अमाशय से ये वाला भाग निकलता है बाबू ऐसे, और यहाँ से जैसे ही शुरू होता है ना ऐसे, तो ई एक याद रखने एक ट्रिक छोटी आंत के लिए। जैसे अमाशय, एक मिनट, जैसे ई अमाशय है, ठीक है, ये अमाशय है, अमाशय से जैसे ऐसे निकलता है छोटे ऐसे, ठीक है, ये निकलता है। तो ये जो अगला भाग है ना डेडुनम, इसी को कुछ कहते हैं, इसी को कहते हैं ग्रहणी। तो DJI, ये तीनों भाग दिख रहा, DJ 1 2 3, DJI। तो डी से डेडुनम, जे से जेजुनम, आई से इलियम। ये 3 को याद रखना। ये पूछा जाता है कि छोटी आंत का भाग कौन नहीं है, तो डेडुनम, जेजुनम, इलियम के बाद अगर कोई भी आ जाए तो वो भाग नहीं होगा। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ कि कौन है जो छोटी आंत की भाग नहीं है, तो वो है जो डेडुनम जेजुनम के बाद कोई नहीं है। मतलब ऐसा समझो कह रहे DJI है ना, तो वो हो जाएगा तीनों को इसके भाग, छोटी आंत की भाग हो जाएगा DJI, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसके आंसर कौन हो जाएगा बाबू, सी इज राइट आंसर, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है कि टाइलिन परिवर्तित होती है, टाइलिन कुछ में परिवर्तन होता है, तो टाइलिन जो परिवर्तन होता है बाबू ये होती है मंड में, मंड को शर्करा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पाचन रस स्रावित होकर निम्नलिखित में किस पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
यानी किसको पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी किसी चीज को भोजन को पचाने के लिए। तो किसकी नहीं आवश्यकता पड़ती बाबू, तो मोनोसिटिकस को नहीं आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम से करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन, यानी जो प्रोटीन का पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम से, तो अम्लीय माध्यम से कौन सा है जो पाचन करता है बाबा, तो वो पाचन करता है पेप्सिन। पेप्सिन है जो अम्ल से ही पचाता अपना भोजन को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्य में अनुपस्थित रहता है? तो मनुष्य में अनुपस्थित रहने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? सेलुलोज नहीं होती है, बाकी माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज मनुष्य में पाए जाते हैं। आप क्वेश्चन उन्हें हार्ड आएगा बाबू, क्योंकि अब बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन देख लिया। अब जो क्वेश्चन होगा यहाँ से हार्ड शुरू हो गया, ठीक है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन सब हार्ड हो गया तुम लोग के लिए। अगला कहता है कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? बताओ, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बाबू ए, अमाशय से। अमाशय में ही प्रोटीन का पाचन होता है। अगला कहता है कि किस पाचक रस का प्रभाव अमाशय में दूध को थक्का जमाता है? तो याद करो जहिया, है ना, बतैले रह लियो। तो वो कौन है? रेनिन के कारण। किसके कारण? रेनिन के कारण। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेने और छोड़ने को क्रिया को क्या कहता है? अच्छा, मान लिया जाए कि हम लोग तो जब मनुष्य था, जब कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे, छोड़ रहे थे, तो उसको कुछ कहा जा रहा था, उसको हम लोग कह रहे थे श्वासोच्छ्वास। लेकिन जब पेड़ पौधा भोजन को श्वसन को लेता छोड़ता, उसको कुछ कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री, जल और किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है? अच्छा, यानी डायरेक्ट पूछा गया कि चलो बताओ कि भोजन सब जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, यानी पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए कुछ की आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड के जी, क्लोरोफिल के जी, सूर्य प्रकाश के जी, ऑक्सीजन के जी। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सा भी हो जाता है। इसमें आंसर बाबू सा भी रहना चाहिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत है। कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है, कौन है? तो ऊर्जा का स्रोत कौन माना जाता है? तो सूर्य के प्रकाश, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही नहीं रहेगा तो ऊर्जा मिलने वाला नहीं है। ऊर्जा हम लोग को कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से समानता किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा का उत्पादन के लिए होता है? तो कोशिका को ऊर्जा उत्पादन के लिए तो ग्लूकोज के बिना तो ऊर्जा मिल ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ को क्या कहते हैं? तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ को क्या होता है? तो विघटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। गैसों का आदान प्रदान के लिए कौन जिम्मेदार रहता है बाबू? रंध्र। ये बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी में घुलित खनिज पदार्थों का स्थानांतरण। तो पानी में घुलित खनिज पदार्थों का स्थानांतरण किसने करता है? तो जाइलम। जहाँ ज्यादा पानी आ गया उसको जाइलम ही करेगा, ठीक है। ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो ये हो जाती है आपका बाबू कुछ ग्रुप में स्टार्च के रूप में, कुछ ग्रुप में हो जाती है तो स्टार्च के रूप में होती है, ठीक है। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं होगा। कहता फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे की किस दिशा में होती है? अच्छा हाँ, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये पूछा भी जा सकता है। कहता भोज पदार्थों का परिवहन, यानी जो भोजन है उसका परिवहन कहाँ होता है? केवल नीचे, एक मिनट, केवल नीचे नहीं रे बाबा, केवल ऊपर ओहो नहीं,
ऊपर नीचे दोनों या ऊपर नीचे दोनों। जैसे भोजन पेड़ बनाएगा तो अगर मान ली कि ऊपर बनाता है तो नीचे ला के देगा कि नहीं देगा। अब नीचे बच गया तो ऊपर ले जाएगा कि ना ले जाएगा, ले जाएगा। तो यानी ये चारों दिशाओं में करता है। लेकिन अगर पानी की बात किया जाए तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, यानी जो जाइलम है जो परिवहन करता है, जाइलम, ठीक है, जाइलम जो परिवहन करता है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव याद रखना, जाइलम है जो हमेशा नीचे से ऊपर हो, लेकिन फ्लोएम है जो सारी दिशाओं में करता है, इसीलिए सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि जल तथा घुलनशील लवक में का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया को किस ऊतक द्वारा समझा जाता है। तो वो है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कि शुद्ध ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में भेजने, यानी इतना भेजने लिखा था, जाने वाले रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? तो धमनी, यानी धमनी है जो शुद्ध रक्त को भेजता है पूरे शरीर में, इसलिए उसको एज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हृदय के बेसमों को शिथिलन को क्या कहते हैं। तो हृदय के बेसमों के शिथिलन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो इसको कहते हैं डायस्टॉल। कुछ कहते हैं डायस्टॉल। निम्नलिखित में कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से क्यों बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है बाबुआ। अरे 38 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे आ गया भाई? चलो कोई बात नहीं। एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है NHS, ये इसका ऑप्शन ही गलती दबा गया, NH2 बनता है, ठीक है। चलिए इस राइट आंसर। तो हम लोग पूरी क्वेश्चन कर चुके हैं बाबू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगला वीडियो लाएंगे हम लोग हिंदी पढ़ लाएंगे। अगर आपका डिमांड जैसा जो भी आप बोलिएगा, आप कमेंट में बताइए कि हमको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। क्लास 10th के लिए, सिर्फ किसके लिए? क्लास 10th के लिए बताइए, है ना। 10th के लिए बताइए कि कौन सी पर बाबू वीडियो चाहिए, किस विषय पर, सब्जेक्ट बता दीजिएगा कमेंट में। हाँ, और क्लास 12th के लिए, क्लास 12th के लिए, 12th वाला के लिए तो आपकी हिंदी लेकर आना ही वाले हैं, क्योंकि उसको पहला चैप्टर हम लोग कुछ कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। किसी अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक वीडियो और जाएगा बाबू क्लास 12th का, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, तो क्लास 12th का एक वीडियो और जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।